हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 4 का जो शेष प्रश्न रह गया है उसको कवर करेंगे। और साथ में सेट नंबर 4 के पार्ट ए में जो क्वेश्चन 4 नंबर था वो भी छूट गया था, तो उसको भी इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है और एक दर्जन संतरों का मूल्य जो है वह 75 रुपया है। तो सवा दर्जन केले तथा 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा। यहाँ से दिया है एक दर्जन केले यानी कि 12 केले का मूल्य जो दिया है वो दिया है 5 रुपया। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक केले का मूल्य हो जाएगा 5/12 रुपया। और आगे दिया है कि एक दर्जन संतरे का मूल्य यानी कि 12 संतरे का मूल्य जो दिया है वो दिया है 75 रुपया। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 75/12 रुपया। इसमें कि बोला है सवा दर्जन केले का मूल्य। सवा दर्जन केले का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 12 और प्लस का 3 यानी कि 15 केले का मूल्य। यहाँ से निकाल लेंगे 15 केले का मूल्य हो जाएगा यहाँ से 5/12 इंटू में 15। और संतरा में कितना बोला है 3/4 दर्जन यानी कि एक दर्जन में 12 होता है, 3/4 दर्जन की गुने में 12, ये हो जाएगा 4×12 यानी कि 9 संतरे का मूल्य यहाँ से हो जाएगा 75/12 और इंटू में हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 4×12 और ये 3×9 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 225/4 और यहाँ से हमारा आ जाएगा केला का 3×4 और ये 3×5=15 यानी कि 25 में आ जाएगा यहाँ से 4। ये हो गया केला का और यह हो गया संतरा का। तो बोला है कि इसका कुल मूल्य कितना होगा, तो कुल मूल्य निकाल लेंगे यानी कि यहाँ से इसका कुल मूल्य हो जाएगा 25/4 और प्लस का हो जाएगा 225/4 यानी कि 4 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 250/4। तो 250/4 का मतलब दोस्तों 62.50 रुपया। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक जो है वह 35% है। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक कितना है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि अधिकतम अंक बराबर में 100%। यहाँ से दिया है 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अगर उसको 10 अंक मिला होता तो वह पास हो जाता है। तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है परसेंटेज में 35% है, यानी कि 35% का जो मान दिया है वह दिया है 200 और प्लस का 10 यानी कि 1% का मान यहाँ से हो जाएगा 210 और बटे में हो जाएगा 35। अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम अंक कितना माने है 100%, इसलिए 100% बराबर में यहाँ से हो जाएगा 210 बटा में 35 और इंटू में हो जाएगा 100। यहाँ से ये हो जाएगा 7×5 = 35 और ये 30×7 = 210 और ये कट जाएगा 5×6 = 30 यानी कि उसका अधिकतम अंक जो आ गया वो आ गया 600 अंक। इसलिए ऑप्शन बी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियाँ दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए क्रमशः 6 बजे और 6:30 बजे प्रस्थान करती है। वे क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि ए जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और बी जो है वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ए जो है वो 6 बजे और बी जो है वो 6:30 बजे प्रस्थान करती है, यानी कि ए जो है वो आधा घंटा पहले
चल लेती है। यहाँ से एक कितना दूरी तय कर लेती है, यह तय कर लेती है 30 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद बी जो है वो 75 की स्पीड से चलती है। यहाँ से निकाल लेंगे इनके मिलने का समय, मिलने का समय बराबर में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी बाई भी। डी इसका कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर जो ए तय किया है उसी को बी जो है वो कवर करेगा। और कितने चाल से, तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों एक दिशा में, तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड जो है वो घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से मिलने का समय कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से मिलने का समय हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 2 घंटा, ठीक है। और बोल रहा है कि दिल्ली से कितनी दूर पर हुए दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, यानी कि बी जो है, बी की स्पीड कितना है, बी की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना आ गया है 2, क्योंकि बी ही उसको कवर करेगी तभी ना बी जाकर वहाँ पर मिलेगी, इसलिए बी में इसको गुना कर देंगे। यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, डी बराबर में हो जाएगा बी गुने में टी, यानी कि 75 गुने में 2, यानी कि वे दोनों रेलगाड़ियाँ जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 68 केजी वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन जो है वो 1.5 केजी से बढ़ जाता है। तो 9 व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए, क्योंकि 9 व्यक्ति का वजन जो है वो प्रतिस्थापित व्यक्ति से ज़्यादा है, तभी तो इसका वजन बढ़ गया है। यहाँ से निकाल लेंगे 9 व्यक्ति का वजन, 9 व्यक्ति का वजन बराबर में हो जाएगा कितना केजी का है, 68 केजी वाले व्यक्ति से स्थापित किया जाता है। और टोटल वृद्धि कितना हो जा रहा है, ये हो रहा है 1.5 की, और टोटल मेंबर कितने हैं 10 है, इनकी गुने में 10, यहाँ से हो जाएगा 68 और प्लस का हो जाएगा 15। 9 व्यक्ति का वजन जो आ जाएगा वह आ जाएगा यहाँ से हमारा 83 केजी, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया हो जाती है, तो वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से दिया है CI बराबर में 378 और P बराबर में दिया है 1800 रुपया। यहाँ से मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन में क्या होता है दोस्तों, ये CI प्लस में मूलधन, यानी कि 1800 और प्लस का हो जाएगा 378, टोटल इसके कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2178। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है, यह होता है मूलधन इंटू में 1 + R/100 इंटू के पावर T। यहाँ से कितना है इसका मिश्रधन 2178 रुपया, यानी कि 2178 बराबर में हो जाएगा P 1800 रुपया और इंटू में हो जाएगा 1 + R कितना है 10%, यानी कि 10 बट्टे में 100 के पावर हो जाएगा T। यहाँ से इसको बना देते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 2178 और बट्टे में हो जाएगा 1800, क्योंकि 1800 यहाँ पर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, यानी कि 10 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 बट्टे में 10 की पावर T। इसको कटाते हैं, ये कट जाएगा 3 छक्के 18 और ये 70 21 और 3 दूनी 6 और 76 18। फिर कटाते हैं 6 से, क्योंकि 6 दहा में 600 और ये कट जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि 121 बट्टे में आ गया 100 बराबर में 11 बट्टे में 10 ये पावर T। इसको 11 बट्टा 10 के फॉर्म में इसको करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा 11 बट्टे में 10 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, और बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 बट्टा में 10 के पावर T। यानी कि जब घात सेम होता है इसका पावर भी सेम हो जाता है, क्योंकि T बराबर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 2 साल, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √3 के पावर 5 गुने 9 के पावर 2 बराबर में है 3 के पावर n गुने 3√3 में n का मान कितना होगा। यहाँ से दिया है √3 के पावर 5 और गुने में दिया है 9 के स्क्वायर, और ये बराबर में दिया है 3 के पावर n और गुने में 3√3
3। तो दोस्तों यहाँ से अगर रूट हटाएंगे तो ऊपर में 1/2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 1/2 गुने में 5 और गुने में हो जाएगा। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और बराबर में हो जाएगा 3 के पावर n और गुने में हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर 1/2। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 5/2 और गुने में हो जाएगा 3 के पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 1 और इंटू में हो जाएगा 3 के पावर 1/2। तो दोस्तों जब घात जो है गुना में होता है उस पावर जो होता है वह जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 5/2 और प्लस का 4 3 के पावर और बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 के पावर n + 1 और प्लस 1/2। तो जब घात सेम रहता है इसका पावर जो है वो इक्वल हो जाता है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 5/2 प्लस का 4 और बराबर में हो जाएगा n + 1 और प्लस 1/2। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 + 4 दूनी 8 और बट्टे में 2 और बराबर में हो जाएगा 2n प्लस में 2 प्लस का 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 × 5 = 13 बराबर में 2n प्लस का 3 क्योंकि 2n बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 - 3 यानी कि 10। यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 और n का मान पूछा है इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में O केंद्र है तो x किसके बराबर है, क्योंकि x का मान पूछा है। यहाँ से दोस्तों दिया है O केंद्र है तो केंद्र से अगर परिधि तक एक रेखा खींच देते हैं ये हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये हो जाएगा OP हमारा त्रिज्या और बराबर में हो जाएगा OQ भी हमारा एक त्रिज्या ही है, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से OP कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कोण OQP और बराबर में हो जाएगा कोण OPQ, यानी कि ये 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, जब ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, यहाँ केंद्र बना कोण कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यानी कि कोण OQP और प्लस में कोण OPQ और प्लस में कोण POQ बराबर में हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कितना है OQP बराबर में कोण OPQ, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 35 डिग्री प्लस का 35 डिग्री और प्लस का हो जाएगा कोण POQ बराबर में 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा कोण POQ बराबर में 180 माइनस का 35 35 दूनी 70, यानी कि कोण POQ बराबर में हो जाएगा यहाँ से 110 डिग्री। ये हो गया 110 डिग्री। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण POQ बराबर में होता है कोण R गुने में 2, यानी कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो वृत्त के परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। कोण POQ कितना है 110 है और बराबर में कोण R इंटू में 2, यहाँ से 2 से 55 बार में कट जाएगा, यानी कि कोण R बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि R कितना है x है, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 55 डिग्री। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजक 1 + cot² a और बट्टा में 1 + cosec a या किसके बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 1 + cot² a और बट्टे में 1 + cosec a। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cosec² a और माइनस का cot² a बराबर में होता है 1, और इसी से रिलेटेड है एक और sin² a और प्लस का होता है cos² a बराबर में 1, और एक और होता है sec² a और माइनस का tan² a बराबर में होता है 1। यहाँ से cot² a, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 + cosec² a और माइनस का 1 और बट्टे में हो जाएगा 1 + cosec a। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 + a² - b², यानी कि cosec a
प्लस का 1 और इंटू में हो जाएगा कॉसेक ए और माइनस का 1 और बटे में हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस का 1। ये कॉसेक ए प्लस का 1 और कॉसेक ए प्लस का 1 यह कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए और माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉसेक ए। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको और एक तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर ए का मान 45 या 30 भरकर बना सकते हैं, यानी कि ए का मान अगर 30 डिग्री रखते हैं यहाँ से हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, यानी कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए, यानी कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, यह होता है 2। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3 बटे में 3 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। यहाँ से भर देते हैं किस ऑप्शन में 2 दे रहा है, ए का मान पहला ऑप्शन में भरते हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, यानी कि ऐसे भी हमारा मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो भी अच्छा लगे मेथड उस पर आप अप्लाई कर दीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में POQ जो है वह व्यास है और PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण PSR बराबर में 130 डिग्री है तो कोण RPQ का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम देखते हैं, ये जो है हमारा ये वाला पार्ट जो रेड कर रहे हैं ये हमारा एक अर्धवृत्त हो जाएगा, यानी कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वह समकोण होता है, यानी कि ये जो कोण हो जाएगा यह 90 डिग्री का हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण एस और प्लस में कोण क्यू बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण एस बराबर कितना है, 130 डिग्री है और प्लस में कोण क्यू बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि कोण क्यू बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 180 माइनस का 130, यानी कि कोण क्यू बराबर में हो जाएगा यहाँ से हमारा 50 डिग्री, क्योंकि ये कोण जो हो गया वह 50 डिग्री हो गया। तो अब चलते हैं त्रिभुज PRQ में। तो त्रिभुज PRQ में चलते हैं, यहाँ से हो जाएगा कोण P प्लस में कोण Q और प्लस में कोण R बराबर में 180 डिग्री, यानी कोण P का मान निकालना है। ये कोण P और प्लस में हो जाएगा कोण Q कितना है, 50 डिग्री है और प्लस का हो जाएगा कोण R यानी कि 90 डिग्री और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि कोण P बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 180 और माइनस का 90 और 50 140 डिग्री, यानी कि कोण P बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक पेन बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसी पेन को सी को 75 रुपये में बेच देता है। इस प्रकार बी को 25% का लाभ होता है, तो ए ने उस पेन को कितने रुपए में खरीदा था। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि ए जो खरीदा था वो पेन वो 100 रुपये में खरीदा था, तो बी को वो कितना में बेच रहा है, 20% के लाभ पर, 100 से 20% अधिक में बेच रहा है, यानी कि प्लस के 20 में बेच रहा है। ये हो जाएगा बी के लिए ग्रामू 120 रुपया। और दोस्तों बी जो है वो 25% के लाभ पर सी को बेच देता है, यानी कि सी को बेच देता है 120 पर 25% ज़्यादा पर, यानी कि 120 का 25% निकालेंगे ये हो जाएगा 30 रुपये ज़्यादा पर, यानी कि सी को बेच रहा है यह 150 रुपया पर। और यहाँ 150 का मान जो दिया है वह दिया है कितना दोस्तों, 75 रुपया, यानी कि 150 बराबर में हो जाएगा 75 रुपया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 75 बटे में 150, यानी कि 1/2। प्रश्न में पूछा है कि ए ने उस पेन को कितने रुपए में खरीदा था। ए का मान है 100 रुपया, यहाँ से हो जाएगा 100 बराबर में 1/2 गुने में 100, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 50 रुपया, यानी कि ए ने उस पेन को 50 रुपये में खरीदा था। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 10 बराबर में 0 के दो मूल है, तब इन दोनों मूलों का योग क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मूलों का योग जो होता है, यानी कि मूलों का योग जो होता है द्विघात समीकरण में वो होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ से कितना है बी का मान, बी का मान है माइनस का 19, यानी कि माइनस इंटू माइनस 19 और बटा में ए कितना है 1 है। यहाँ से कितना मान हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा मूलों का योग 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस 9x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। यानी कि यहाँ से दिया है एक्स क्यूब माइनस 9x और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3। इसका गुणनखंड क्या लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें से अगर x को मान लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x और माइनस का 3 करेंगे ये हो जाएगा, ये कितना दोस्तों हो जाएगा, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स इंटू में ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स इधर को मान ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 3 और प्लस के इधर से एक को मान लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, यानी कि इसका गुणनखंड आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस में 3 और एक्स माइनस का 3 और दूसरा का आ गया एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 और इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस 1, क्योंकि जो कॉमन होता है उसको केवल एक बार लिखते हैं और जो नहीं होता है उसको लिखते हैं। इनकी एलसीएम हमारा आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आरोही क्रम में रखी गई संख्या जो है वह 1 है, 3 है, 5, 7, 12, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, 16, 17, एक्स प्लस 7, 22 और 25 का माध्यिका जो है वह 14 है, तब एक्स का मान कितना होगा। यानी कि यहाँ से दिया है 1, 3, 5, 7, 12, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, 16, 17, एक्स प्लस 7 और 22, 25 है। ठीक है, इसका माध्यिका कितना दिया है 14। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माध्यिका बराबर में होता है उन सभी संख्याओं का बीच का संख्या होता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कितना संख्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, यानी कि 5, 5 का कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि यहाँ से ये संख्या कट जाएगा और यहाँ से ये 5 संख्या कट जाएगा, तो बचा कितना हमारा, ये बच गया एक्स प्लस 1 और प्लस क्या बच गया एक्स प्लस 3 और बटे में 2 बराबर में इसी का मान दिया है 14, यानी कि एक्स प्लस 1 और प्लस का एक्स प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 14 दूनी 28, यहाँ से हो जाएगा 2x और प्लस का 4 बराबर में 28, यानी कि x प्लस 2 का मान यहाँ से हो जाएगा 14, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, यह हो जाएगा 14 माइनस 2 यानी कि 12, यानी कि x का मान जो है वह 12 है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष के नियामक जो है वो क्रमशः 6, 3, -3, 5 और 4, -2 है। यानी कि मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए का नियामक कितना है 6 और 3 है, बी का कितना है -3 और 5 है और सी का कितना है 4 और -2 है। यहाँ से x1 x2 x3 निकाल लेंगे, यानी कि x1 कितना है 6 है, x2 कितना है -3 है और x3 कितना है यह है 4 और y1 कितना है
y1 है 3, y2 है 5 और y3 है -2। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 1/2 और इंटू का x1 और यहाँ से हो जाएगा y2 माइनस y3 और प्लस का x2 और y3 माइनस का y1 और यहाँ से हो जाएगा प्लस का x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसका मान भर देते हैं, यानी कि 1/2, यहाँ से हो जाएगा x1 6 और y2 कितना है, y2 है 5 और y3 कितना है माइनस का 2 है, क्योंकि 5 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 6 गुने में 7 और प्लस का x2 कितना है माइनस का 3 है और y3 कितना है माइनस का 2 है और y1 कितना है 3 है, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा x3 यानी कि 4 और गुने में हो जाएगा y1 कितना है, y1 है 3 और y2 कितना है 5 है, यानी कि इसका हो जाएगा माइनस का 2। इन सभी को गुना कर देते हैं, 1/2 और गुने में हो जाएगा 7×6 42 और माइनस माइनस प्लस का 25 15 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 15 में से 8 देगा 7, क्योंकि 42 और 7 49 गुने में हो जाएगा 49, यानी कि हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा त्रिभुज का, ये आ जाएगा 49/2 वर्ग इकाई। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर में दिया है 1/2 अनुपात 3/8 और b अनुपात c बराबर में दिया है 1/3 अनुपात 5/9 और c अनुपात d बराबर में दिया है 5/6 अनुपात 3/4, तो a b c d का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि यहाँ से दिया है a अनुपात b बराबर में दिया है 1/2 अनुपात 3/8, यहाँ से a अनुपात b कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 चौके 8 और ये 3, यानी कि a/b यहाँ से हमारा आ जाएगा 4/3। ठीक उसी प्रकार b/c कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/5 और c/d कितना आ जाएगा, उसी प्रकार c/d आ जाएगा 10/में हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से कितना है b का मान है 3 और यहाँ भी b का मान है 3, लेकिन यहाँ पर c का मान है 10 और यहाँ पर c का मान 5। यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, यहाँ से b का मान कितना हो गया, यह हो गया 6, इसमें b को 6 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुने ऊपर भी हो जाएगा 2। यहाँ से a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 8 और b का मान आ गया 6, c का मान आ गया 10 और d का मान आ गया 9। तो पूछा इन सभी का अनुपात, यानी कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इसका अनुपात हो जाएगा 8:6:10:9, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 2 वर्षों में 1100 रुपया और 6 वर्षों में 1400 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों, ये हो जा रहा है 1100 रुपया और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1400 रुपया, यानी कि 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, यह हो जा रहा है 300 इसका ब्याज हो जा रहा है। तो 2 वर्षों में इसका ब्याज कितना हो जा रहा है, यह हो जा रहा है 150। ठीक है, ये हो गया इसका 2 वर्ष का ऐसा, यानी कि ब्याज 150 और 2 वर्ष का मिश्रण कितना है, यह है 1100 रुपया। यहाँ से पी निकाल लेंगे, यानी कि मिश्रण बराबर में होता है SI प्लस का P। यहाँ से अमाउंट कितना है, मिश्रण कितना है 1100 बराबर में हो जाएगा 150 और प्लस का P, यानी कि P बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 1100 और माइनस का 150, यानी कि P बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 0, 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5 और 10 में से 1 जाएगा, यानी कि 950। यहाँ से दर निकल जाएगा दोस्तों, कि ऐसा ही बराबर में होता है PR P/100
100। यहाँ से कितना है SI, SI है 150, यानी कि 150 बराबर में हो जाएगा P 950 गुने में R इंटू का T 2 और बटे में हो जाएगा 100। ये कट जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये 19 5 95 और ये 20 5 100 और ये 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ से हमारा R कितना आ जाएगा, R बराबर में आ जाएगा 150 बटे में 19, क्योंकि R यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 सही 17 बटा में 19%, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सी जो है इस कार्य को जुड़ता है और बी के साथ कार्य समाप्त करवाता है। तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? इनकी ए जो कर रहा है वो 8 दिन में कर रहा है, और बी जो कर रहा है 12 दिन में, और सी 15 दिन में। तो इन सभी का टोटल कार्य निकाल लेंगे। टोटल कार्य यहाँ से हो जाएगा इन सभी का एलसीएम यानी कि 120। तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15, और बी की क्षमता 10 और सी की क्षमता 8, जिसमें कि बोल रहा है कि ए और बी जो है वो कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद कार्य ए छोड़ देता है, यानी कि ए और बी ने 2 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। तो एक दिन में एक कितना कर रहा है? 15, और एक दिन में कितना कर रहा है बी? या 10 कर रहा है, क्योंकि एक दिन में दोनों कर रहे हैं मिलकर 25 यूनिट है। तो 2 दिन में कितना करेंगे? यह करेंगे 50 यूनिट, क्योंकि 50 यूनिट जो है वो काम खत्म कर देते हैं ए और बी साथ में मिलकर। तो शेष काम कितना बच जा रहा है? यह बच जा रहा है 70 यूनिट, जिसके बाद जो है ए छोड़ देता है। ए जब छोड़ देगा तो कौन आएगा? सी आता है, यानी कि बी और सी मिलकर इस कार्य को खत्म करते हैं। यहाँ से बी और सी का एक दिन का कितना कार्य है? यह है 10 और प्लस का 8, यानी कि ये कर रहे हैं 18 यूनिट एक दिन में, और करना कितना है? 70 यूनिट। 18 बराबर में हो जाएगा 70, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 70 बटे में 18, क्योंकि ये 9 दूनी 18 और ये 35 दूनी 70, क्योंकि बी और सी जो मिलकर कर रहे हैं वो 35 बटा में 9 दिन में कर रहे हैं, और पहले काम कितना हो गया था? 2 दिन हो गया था। यहाँ से कितने दिनों तक काम चला? ये टोटल निकाल देते हैं दिन। टोटल दिन बराबर में हो जाएगा 2 प्लस का 35 बट्टे में 9, यानी कि 18 और प्लस के 35 बट्टे में 9, यहाँ से हो जाएगा 35 और 18, यानी कि 35 और 43, यानी कि 53 बट्टे में 9। यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों? यहाँ से हो जाएगा 5 सहित 8 बट्टे में 9 दिन, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।